मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष अपना लेख प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मनु भंडारी की कहानियों में संवेदना। संवेदना का क्या अर्थ है? संवेदना हमारे जीवन में किस तरह से अपना अस्तित्व, अपनी पहचान बनाती हुई दिखाई देती है? संवेदना का मूल अर्थ है, संवेदना शब्द साहित्य में सिंपैथी, अनुभूति, सहभावना और जानकारी में प्रयुक्त होता है। इसी कारण मनुष्य की संवेदना वातावरण के कारण निरंतर या हर समय बदलती रहती है। जिस प्रकार वातावरण में परिवर्तन आता है, उसी प्रकार सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार कहानी की संवेदना और साहित्य क्षमता में भी परिवर्तन समय अनुसार होता रहता है। अनुभूति तथा अभिव्यक्ति की रचना दृष्टि भी समय समय पर बदलती रहती है, क्योंकि मानवीय रूप में समाज में उपस्थित सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति भी अपने युग अनुरूप बदलती रहती है। उसमें उत्पन्न प्रतिघात, अनुभव, विचार, चिंतन, मनन का विकसित यथार्थ रूप भी उसी चेतना का परिणाम है। वर्तमान समय में देखें तो संवेदना शब्द साहित्य के कोशगत अर्थ के साथ वेदना, ज्ञान, अनुभूति, सहानुभूति के अर्थ में प्रयुक्त होती है। मनुष्य अपनी आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार की संवेदना को व्यक्त करता है। आधुनिक जीवन में व्याप्त अनिश्चय, आत्मविस्मृति, अवसाद, मन मस्ती, दीनता, हीनता, चिंता, विकलता, दुख, दैन्य आदि कितने ही भाव ऐसे हैं जो कहानियों के अंतर्गत दिखाए गए हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने संवेदना को ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त अनुभव माना है। उनका कहना है, आजकल सामान्यतः इसका प्रयोग सहानुभूति के अर्थ में होने लगा है। साहित्य में इसका प्रयोग स्वाभाविक संवेदनाओं की अपेक्षा मनोगत संवेदनाओं के लिए अधिक होता है। इस प्रकार साहित्य के संदर्भ में संवेदनशील व्यक्ति एक दूसरे किसी व्यक्ति के सुख दुख को समझकर उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर लेता है। कहानियों में मानवीय संवेदना का बहुत महत्व है। कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से आंतरिक एवं बाह्य संवेदना को उभारा है। संवेदना दो प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक। कथा साहित्य में संवेदना का अर्थ भावों के द्वारा व्यक्त की गई अनुभूतियों से है, जैसे करुणा, भय, प्रेम, निराशा, कुंठा, क्रोध, अवसाद आदि। शय कहानी में मनु भंडारी ने पात्र कुंती की मानसिक संवेदना से पीड़ित रूप को दिखाया है। कुंती अपने परिवार में सबसे बड़ी है। एक छोटा भाई है जो डे बोर्डिंग में पढ़ता है। स्कूल घर से काफी दूरी पर है। कुंती के घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पापा भी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। कुंती स्कूल में एक टीचर थी, जहां उसे अधिक आय नहीं मिलती थी। कुंती ने एकाएक ट्यूशन पढ़ाने का मन अंदर ही अंदर बना लिया था। कुंती का सारा समय स्कूल, पिता की बीमारी और ट्यूशन पढ़ाने में बीत जाता था। कुंती इतनी व्यस्त हो गई थी, उसे अपने लिए भी समय नहीं मिलता था। केवल परिवार की ही चिंता रात दिन सताती रहती थी। कुंती के पिता क्षय रोग से पीड़ित थे। पिता की बीमारी से वह बहुत परेशान थी। जब अधिक दुखी होती तो वह वायलिन बजाकर अपना दुख थोड़ा सा हल्का कर लेती। उस रात भी वह इन्हीं समस्याओं से घिरी हुई थी। कुंती का मन बहुत ज्यादा दुखी था। वह आंखें मूंदकर बेसुध सी वायलिन बजाने लगी और उसकी त्रस्त आत्मा, चिंखिन मन और शिथिल शरीर धीरे धीरे सब थिरकने लगे। वह किसी और ही लोक में पहुंच गई। कुंती का मन कहीं नहीं लग रहा था। तभी उसे अपने बीमार पिता की आहट महसूस हुई। कुंती छत पर थी, तुरंत नीचे उतरी और देखा, खो खो पापा की लगातार खांसी से उसकी तन्मयता टूटी। एकाएक ही उंगलियां शिथिल हो गई और वायलिन ठोडी के नीचे सरककर छाती पर आ टिका। वह नीचे आई। पापा की आज तीसरी बार यह दौरा उठा था। उन्हें दवाई दी और पास बैठकर पीठ सहलाती रही।
जब तक वह शांत नहीं लेट गई, कुंती पिता के पास काफी देर तक बैठी रही। जैसे ही वह सो गए वैसे ही वह उठकर अपने कमरे में चली गई। कुंती अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रही थी, कल ट्यूशन पढ़ाने का उसका पहला दिन है। स्कूल में उसे मात्र 200 रुपए ही मिलते हैं। कुंती अपने छोटे भाई को अपने मामा के यहाँ भेजना चाहती थी पढ़ाने के लिए। घर के सभी सदस्य, खासकर पिताजी, मेरी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। वह टुन्नी को अपने साथ ही रखना चाहते थे। पिताजी कुंती से कहते हैं, एक बार कोशिश करके इसे चढ़वा दे, तेरी हेडमास्टर साहब से अच्छी जान पहचान है, वहां भी जाए तो 1 साल बच जाएगा। कुंती को पिता की बात सुनकर काफी क्रोध आया। उसने एक शब्द नहीं बोला, शांत रहकर अपने आप को दिलासा देते हुए बोली, पापा, कम से कम स्कूलों को तो इन सारी बातों से भ्रष्ट ना करवाओ। टुन्नी मेरा अपना विद्यार्थी होता तब भी मैं उसे कभी नहीं चढ़ाती। कुंती की इस बात से पिताजी काफी आहत हुए। उसके खुद के पिताजी यह कह रहे हैं, टुन्नी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे करके टुन्नी को मामा जी के यहाँ भेजने का प्रबंध किया गया। कुंती अब टुन्नी की एक तरफ से चिंता मुक्त थी। घर में केवल पिता की देखभाल और अपने अध्यापन में ही उसका ध्यान लगाना था। कुंती अपनी शिष्या सावित्री को पढ़ाने के लिए हर जतन करती, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता। कुंती समझ नहीं पा रही थी सावित्री को कैसे पढ़ाए। सावित्री को पढ़ाने के बाद वह अपना कोई कार्य नहीं कर पा रही थी। सारा समय ट्यूशन पढ़ाने और आने जाने में ही खर्च हो जाता। घर जाकर वह इतनी थक जाती थी कि कोई अन्य कार्य नहीं कर पाती थी। कुंती जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वहाँ बस के रास्ते में इतनी भीड़ होती थी, दोबारा जाने का मन नहीं होता था। एक बार कुंती ने हिम्मत करके सावित्री जी को अपने मन की बात बोल दी। देखिए, मैंने अपनी ओर से भरसक प्रयत्न किए, पर लगता है सावित्री को पढ़ना मेरे बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। सावित्री की माँ घबरा गई। वह कुंती से सावित्री को पढ़ाने के लिए और जोर देने लगी। सावित्री की माँ कुंती से कहने लगी, यह क्या बहन जी, आपके भरोसे तो मैंने नया स्कूल शुरू कराया, आपके पास पढ़कर इसका मन कुछ लगने लगा था। ऐसा तो मत करिए, एक बार किसी तरह यह 10वीं पास हो जाए या 10वीं तक पहुंच जाए। कुंती को समझ नहीं आ रहा था कि वह सावित्री की माँ को कैसे समझाए कि इसका मन पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं लगता और उसकी अपनी भी कुछ आर्थिक तंगी है, जिसके कारण वह इन समस्याओं से जूझ रही है। उसने एकदम सपाट से उत्तर देते हुए सावित्री की माँ को कहा, मैं बेहद थक जाती हूँ, दूर भी बहुत आना पड़ता है, फिर पापा बीमार है, उसकी देखभाल दवा दारू करने के लिए भी तो मैं ही हूँ। कुंती अपना पक्ष लेकर समझाने का प्रयास करती है। सावित्री की माँ कुंती को भौतिक सुविधाओं का लालच देती है। कुंती को समझाते हुए कहती है, बात यह है बहन जी कि सावित्री की एक बात बहुत बड़े घर में चल रही है। उन लोगों की जिद है कि लड़की 10वीं हो जाएगी तो शादी करेंगे। आप किसी न किसी तरह 10वीं तक पहुंचा दीजिए, फिर तो संभाल लेंगे। अब आजकल के लड़कों को भी क्या कहें, और यह सावित्री भी है कि आपके सिवाय किसी और से पढ़ने को राजी नहीं होती। आप आइए, गाड़ी का प्रबंध मैं कर दूंगी। सावित्री ने कुंती को बहला फुसलाकर अपने यहाँ काम करने के लिए राजी कर लेती है। कुंती भी सावित्री की माँ का सुझाव अपना लेती है और काम करने के लिए अपनी सहमति दे देती है। बुआ कुछ दिन के लिए अपने भाई के यहाँ आती है। कुंती अकेले घर और बाहर का काम कैसे संभाले हुए है। बुआ जी अपने घर से तो यहाँ आई थी कि भाई की देखभाल करूंगी। बुआ कुंती को 24 घंटे परेशान देख खुद परेशान हो जाती है और वह दिन रात सोचते हुए कहती है,
उसके बराबर और लड़कियां कितनी मौज करती है, घूमना फिरना, सैर सपाटे, हंसी मजाक। उसके जीवन में यह सब दूर दूर तक नहीं है। क्या कभी होगा? क्या उसका सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा? जितना रुपया वह कमाती है उसमें कितने ठाठ से वह रह सकती है, पर वह तो जानती ही नहीं कि ठाठ होता क्या है, मौज मस्ती क्या होती है। बुआ कुंती को इस तरह रात दिन खामोश देखकर परेशान रहती है। कुंती को सबकी फिक्र है, केवल अपनी नहीं। कुंती अब पिता की बीमारी से तंग आ जाती है। वह घर की समस्याओं से भी अपने आप को उभार नहीं पाती है। वह दिन रात परेशान रहती है अपनी समस्याओं से। तो वह एक दिन झल्लाकर अपने आप मानसिक संतुलन खोते हुए गुस्से में अपने पिता को बोल जाती है, पापा क्या अब कभी अच्छे नहीं होंगे? कितने दिन तक वे इस तरह पड़े रहेंगे? कुंती अपने जीवन को काट रही है। उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता। केवल मन यही करता है कि कहीं भाग जाए इस दुनिया से, कहीं दूर। कुंती का शरीर संघर्ष करते करते अब थक गया है। वह मन ही मन सोचती है कि कभी कभी तो उसका मन करता है कि स्कूल घर सब छोड़कर अपना वायनल लेकर कहीं चली जाए और इतना बजाए, इतना कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। वह कुंती ना रहे, वह संगीत की एक स्वर लहरी बन जाए, उसी में मिल जाए। कुंती घर परिवार की जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, उसमें ये सब करते नहीं बनता। पापा की हालत दिन रात खराब होती जा रही है। इसी के चलते उसने सावित्री की माँ से 500 रुपए और उधार ले लिए। जल्द ही कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया। किसी को भी पापा की इतनी फिक्र नहीं है जितनी मुझे। घर व बाहर के सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। पिताजी की कोई खोज खबर नहीं लेता है। यह है कि मामा जी एक बार उन्हें देखने भी नहीं आए। कुंती अपने आप को अकेला असहाय समझने लगी है, भीतर ही भीतर टूट गई है। कुंती इन सभी समस्याओं से घिरी होने के कारण सहसा बोल उठती है, हे भगवान अब तो तू पापा को उठा ले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं टूट गई हूँ। लेखिका मनु भंडारी ने नायिका कुंती की पीड़ा को यहाँ चित्रित किया है। वह अपने आप को दिन रात कोसती और सोचती रहती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। कुंती जब मानसिक पीड़ा से बाहर निकलती है तो कहती है, हाय ये मैंने क्या कह दिया, अपने पिता के बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहती। गुस्से में यह सब कुछ बक गई है। भगवान मुझे क्षमा करे, मेरे पिताजी को जल्दी से ठीक कर दे। लेखिका मनु भंडारी ने नायिका कुंती की बेबस स्थिति का चित्रण किया है। उसने छोटी सी उम्र में ही वह सब कुछ देख लिया जो उसको नहीं देखना था, जो उसको नहीं भोगना था। उसने वह भी सब सहन किया। कुंती ने अपनी आयु में केवल पीड़ा और कुंठा को ही सहा है। कहानी तीसरा आदमी में मनु भंडारी ने पति की पीड़ित मानसिकता का चित्रण किया है। पति मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर है। इस हीनता से ग्रस्त पति पत्नी के संबंधों में लगातार दूरियां, रिक्तता बढ़ती जा रही है। घर में बच्चा न होने के कारण पत्नी शकुन पति को ही दोषी मानती है। शकुन अपने आप स्वस्थ एवं पति को बीमार मानती है। सतीश शकुन एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हुए भी समर्पित नहीं है। शकुन सतीश को अपने मित्र के आने की सूचना देती है। शकुन सतीश को आलोक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती, केवल संक्षिप्त में परिचय देते हुए कहती है, वे एक बहुत बड़े लेखक हैं, जयपुर में मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। शकुन अपने पति सतीश से डॉक्टर के पास जाने को कहती है। सतीश उसकी बेकार की बातों व जिद से तंग आकर चिल्ला उठता है। मन ही मन सोचता है, वह बीमार नहीं है, उसे किसी डॉक्टर के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह शंका भी है कि क्या वह बिल्कुल स्वस्थ है। सतीश मानता है वह बिल्कुल नॉर्मल आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो क्या उसे पता नहीं लगता? क्या 3 साल तक शकुन को पता नहीं लगा? उसने कभी कुछ महसूस नहीं किया, तो फिर उसके मन में यह शंका आई क्यों? सतीश इन सब बातों को सुनकर सोचकर
गुस्से में आमादा हो जाता है। सतीश बहुत व्याकुल है। शकुन की बातें कहीं सही तो नहीं, यह चिंता उसे भी निरंतर मन ही मन खाई जा रही है। सतीश अपने ख्यालों में ना जाने क्या से क्या सोचने लगता है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं शकुन में ही कोई कमी ही तो नहीं। सतीश शकुन पर अपनी शंकामय दृष्टि को अभिव्यक्त कर रहा है। सतीश ने शकुन से सीधे ही कहा कि अब भी तुम्हें अपने प्रेमी की याद आती है। शकुन सतीश की तरफ बड़े अनमने भाव से देखती हुई कहती है और बोलती है, देखो, औरत यदि किसी से प्रेम करती है तो उसकी बात जबान पर भी आ गई तो समझ लो प्यार मर गया। वे सब तो निरे बचपन की बातें थी। सतीश शकुन की बातें सुनकर चुपचाप हो जाती है। शकुन का जवाब उसे रास नहीं आता। लगातार शकुन की बातें उसे कुछ और सोचने के लिए बाध्य कर रही है, जो कभी सुमन ने ही सतीश को बताई थी। सतीश अपने आप में ही द्वंद्व करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आलोक जी जब शकुन के यहाँ पहुँचते हैं तो सतीश अजीब अजीब हरकत करते हुए दिखाई देता है। आलोक के सामने शकुन के व्यवहार की निंदा करते हुए कहता है, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि तुमने किसी को निमंत्रण दिया। तो आलोक जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, आप पहले आदमी हैं जिसके आने पर शकुन यूं खुश हो रही है, वरना शकुन को इस घर में तीसरे आदमी की उपस्थिति तक बर्दाश्त नहीं होती। सतीश की इन बातों को सुन शकुन हैरान है। शकुन पति के इस तीखे प्रश्न को सुन झपाक से उत्तर देती हुई कहती, देखिए आलोक जी, घर के नाम पर कुल यह एक कमरा है। हम लोगों के पास यह पार्टीशन भी 1.5 साल से लगा हुआ है। पहले तो यह भी नहीं था। कोई भी आ जाता तो समझ में नहीं आता कि हम कहाँ सोए बैठे, कहीं उसे सुलाए बिठाए। फिर मुझे एकांत और प्राइवेसी पसंद है। अब चाहे कुछ भी कह ले। शकुन ने अपनी बात ऐसे रखी कि सतीश आग बबूला हो गया और शकुन आलोक पर अधिक ध्यान देने लगी। शकुन सतीश को और जलाना चाहती थी, इसलिए वह बार बार कुछ न कुछ ऐसा बोल जाती या दिखाती। सतीश का द्वंद्व उसे निरंतर परेशान कर रहा था। वह मन ही मन सोचता और कहता, पति शकुन की काया पलट को देखकर परेशान हो रहा है। सतीश धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। उसे अपनी पत्नी के पत्नीत्व पर भरोसा नहीं रहा। पत्नी शकुन के बारे में सोचता है। दबे पांव वह सीढ़ियां चढ़ा। उसका दिल घबराने लगा, मानो वह किसी दूसरे के घर में चोरी से घुस रहा हो। कुछ क्षण बरामदे में खड़ा होकर वह आहट लेता रहा। शायद कुछ बातचीत की आवाज आ रही हो, पर कुछ नहीं था। दरवाजा बंद था। फिर भी उसने हल्के से धक्का दिया, शायद खुल ही जाए, पर नहीं खुला। दरवाजा अंदर भीतर से बंद था। अब फिर उसने दरवाजे से कान लगाए। बाहर के कमरे में बैठकर बातें कर रहे होते तो बाहर साफ साफ आवाज सुनाई देती। इसका मतलब है सोने वाले हिस्से में बैठे हैं, पर इधर तो शकुन किसी को आने नहीं देती। सतीश का संदेह अब एक और जोर पकड़ रहा है। सतीश के मन में शंका की झड़ी लगी हुई है। एकाएक वह सोचता है मन में और बोलता है। एकाएक मन हुआ कि लात मारकर दरवाजा तोड़ दे और भीतर दोनों को रंगे हाथ पकड़ ले। शकुन को बातें करनी थी, इसलिए तो छुट्टी ली थी, पर बातों का सिलसिला ही नजर नहीं आता। भीतर क्या हो रहा है आखिर, कैसे जाने, कहां से जाने। सतीश के मन में सवालों एवं प्रश्न के जवाब दोनों के ही उमड़ घुमड़ रहे थे। सही क्या है, बस उसे इतना नहीं पता था। सतीश का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि उसे इस तरह अधीर नहीं होना चाहिए। मान लो कुछ नहीं हुआ तो वह उसकी नजरों में तो गिरेगा ही, सो अपनी नजरों में भी कितना गिर जाएगा। ये सोचकर सतीश अपने आप को हीन दृष्टि से देखने लगता है, जैसे सारी समस्याओं का जिम्मेदार वही है। सतीश का मन अपने आप को दोषी मानने लगा है और कहता है, पर वह क्यों इस तरह
अपराधी महसूस कर रहा है। यह उसका अपना घर है, इसमें जब जी चाहे तब वह आ सकता है। आखिर वह अपने घर में ही तो आया है। अपने घर में अपना ना चोरी है ना गुनाह है, उसे क्या होता जा रहा है। वह अकारण इतना डरने लगा है जैसे शकुन दरवाजा खोलेगी कह देगा कि आधे दिन की छुट्टी लेकर आया है। सतीश अपने दिलो दिमाग से यह बात निकाल ही नहीं पा रहा कि उसे आलोक से डर लग रहा है, कहीं वह शकुन को उससे कहीं दूर ना ले जाए। सतीश अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। इस लेख का प्रथम भाग तो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरा भाग मैं अपनी अगली वीडियो में प्रस्तुत करूंगी, जिसमें मनु भंडारी ने अपनी कहानियों में किस तरह से संवेदना का अर्थ संदेह के रूप में भी बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति मन इतना डर जाता है, घबरा जाता है कि विश्वास करते हुए भी विश्वास नहीं कर पाता, जिसके अनेक परिणाम निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि हम संबंधों से घिरे हुए हैं और संबंधों में विश्वास नहीं होगा तो उस विश्वास में किसी भी तरह का कोई भी आधार अधिकार नहीं होगा। धन्यवाद।